दो किस्म के बेसिकली सेल हैं मेन जो आपके पास बोन फॉर्मेशन और बोन डिसॉल्विंग सेल हैं। एक हमारे पास है ओस्टियोब्लास्ट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वो टाइम, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास बोन्स है, तो बोन्स के ऊपर मैंने कौन से सेल लिख दिए, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक और आपके पास सेल होते हैं जो कि कौन से होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट से ये नीचे, ये जो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं ना, ये मैक्रोफेजेस हैं। तो ये अगर बोन में लाई कर रहे होते हैं तो इनकी सरफेस के ऊपर आपके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं रैंक एक्टिवेटर, ठीक है। RAN से न्यूक्लियर फैक्टर कापा, ठीक है। तो ये हमारे पास है रैंक रिसेप्टर। इसके ऊपर हम इसको एक्सपोज कर, ये है रैंक रिसेप्टर, RANK, रैंक रिसेप्टर, ओके। अब हमारे पास जब जब ये रैंक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तब तब ये अपना काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं इनकी सरफेस के ऊपर भी हमारे पास रिसेप्टर होते हैं जो कि कहलाता है, एक होता है आपके पास जिसको कहते हैं रैंक एल, RANKL, रैंक एल। इसका क्या मतलब होता है, रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर कापा लाइगेंड, ठीक है, एल से लाइगेंड। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं MCSF, MCSF, ठीक है। ये मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, MCSF मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक हो गया। एक और फैक्टर होता है यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर जो कि आपके पास कहलाता है OPG, ओस्टियोप्रोटीग्रेनिन, OPG। ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है जो कि हमारे पास बोन डिसोल्वर सेल है, उनके ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं रैंक, आपके पास रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर कापा। ये एक रिसेप्टर होता है सिर्फ ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर। अगर हम बात करें ओस्टियोब्लास्ट सेल की तो यहाँ पे आपके पास तीन रिसेप्टर होते हैं। एक आपके पास होता है रैंक एल, रिसेप्टर एक्टिवेटर न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा लाइगेंड, ठीक है। और उसके अलावा OPG, और तीसरा आपके पास होता है MCSF, ये आपके पास होता है मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अच्छा, अब होगा क्या कि ये हमारे पास जो मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और आपके पास रैंक एल लाइगेंड है, ये दोनों जब भी एक्टिवेट होंगे तो आपके पास क्या करेंगे कि इसको एक्टिवेट कर देंगे। इनका क्या काम है कि मैक्रोफेजिस स्टिमुलेटिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करता है, ये आपके पास जब एक्टिवेट होगा तो ये भी इसको एक्टिवेट कर देगा, इसका भी यही काम है। और ये आपके पास रैंक एल लाइगेंड भी यहाँ पे आके लगता है, अटैच होता है ओस्टियोक्लास्ट के साथ, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं तो इन दोनों की एक्टिवेशन से नेट रिजल्ट क्या आएगा कि बोन की डिसोल्वेशन होगी, ठीक हो गया, एक बात होगी। अच्छा, अब ये जो आपके पास ओस रिसेप्टर, ये जब एक्टिवेट होता है तो ये इन दोनों को इनहिबिट करता है। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत दूर नहीं भागना। आपके पास जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। जब इसने मैदान में आना है तो इसने क्या करवाना है, बोन की, क्या करवाएगा, बोन की फॉर्मेशन, OPG क्या करवाएगा, बोन की फॉर्मेशन, ठीक है। और आपके पास रैंक एल और MCSF क्या रिजॉर्प्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक जुमला लिखते हैं आपके पास कि MCSF, ठीक है, और प्लस आपके पास रैंक एल, ठीक है, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक। क्या मुस्कुरा रहे हैं, CSF, और दूसरा आपके पास क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब हम दूसरी बात लिखते हैं कि आपके पास OPG और OCP, OPG OPG, ठीक है। ये आपके पास अगर मैं लिखूं तो ये डिक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास इन तमाम रिसेप्टर्स का नेट रिजल्ट है, ओके। अब पैराथाइरॉइड हार्मोन, तो पैराथाइरॉइड हार्मोन का जो काम है उसको हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली
आपके पास क्या करता है ये कि कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। जब इसने आपके पास फास्फेट के ऑपोजिट काम करता है, फास्फेट के अपोजिट काम करता है, ठीक है। अब नहीं भाई और डिटेल में कंसेप्ट लेके आते हैं कि फास्फेट के अपोजिट काम करेगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए जी, ये एक और बात। तो बेसिकली हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट से रिलेटेड बात है। जब जब हमारे पास पैराथाइरॉइड हार्मोन ज्यादा होगा तो हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज होगा जी। दो तीन काम है इसके, किडनी से रिलेटेड भी है, ठीक हो गया। तो हम बून से गट के हम बून तक रहते हैं, तो बून की क्या करवाता है ये, रिजोर्प्शन करवाता है। तो वहां से मतलब कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कैल्शियम है ना, तो इसको तोड़ के यहाँ से कैल्शियम को निकालेगा, ठीक हो गया। तो पैराथाइरॉइड हार्मोन आपके पास क्या करवाता है, इंक्रीज बोन रिजोर्प्शन, ठीक हो गया। ये इसका ये काम है। और दूसरा हमारे पास इसका ये काम है कि ये बोन की रिजोर्प्शन नहीं करवाता। बोन की रिजोर्प्शन नहीं करवाता, कब नहीं करवाता, जब अगर कंटिन्यूस मैनर में आपके पास पैराथाइरॉइड हार्मोन रिलीज होगा तो ये बोन की रीअब्जॉर्प्शन रिजोर्प्शन करवाएगा, रिजोर्प्शन, ठीक है, मतलब उसको तोड़ेगा, लिटिक एक्शन है। लेकिन अगर हम डिसकंटिन्यूस मैनर में देंगे, कंटिन्यूस मैनर में ये काम करता है, लेकिन डिसकंटिन्यूस मैनर में हमने बाहर से इसको दिया, ठीक हो गया, ऑरली यूज किया। तो जब हमने इसको डिसकंटिन्यूस मैनर में ऑरली यूज किया, कंटिन्यूसली नहीं दिया, डेली वन बोलस मतलब एक टैबलेट दी, ठीक है, तो एक टैबलेट देने से हमारे पास इसने बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर दिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास इंक्रीज बोन फॉर्मेशन, ठीक है। आगे मैं एक बात का इजाफा लिखूंगा कि डिसकंटिन्यूस मैनर, डिसकंटिन्यूस मैनर, ठीक है। तो हमारे पास अगर बोन रिजॉर्प्शन हो रही है तो ये कंटिन्यूस मैनर में है। अब हमारे पास एक ड्रग होती है टेरीपेराटाइड, ये लिख लें साथ, टेरीपेराटाइड। ये क्या है, ये हमारे पास एनालॉग है एक किस्म का पैराथाइरॉइड हार्मोन का, टेरीपेराटाइड। और ये हम यूज करते हैं ओस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस में बोन की रिजॉर्प्शन ज्यादा होती है ना, तो उसको हम देंगे डिसकंटिन्यूस मैनर में टेरीपेराटाइड, ये ड्रग। और हम एनालॉग किसका, पैराथाइरॉइड का है ना, पैराथाइरॉइड है, लेकिन डिसकंटिन्यूस मैनर में 1 बोलस पर डे। तो ओस्टियोपोरोसिस आगे लिख देता हूँ, ओस्टियोपोरोसिस में हम देते हैं, ओके हो गया। इसका ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये बोन की रिजॉर्प्शन भी करता है, ठीक हो गया, और हमारे पास बोन की फॉर्मेशन भी करता है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको रिलेट करने की किस तरह से करता कैसे है। तो इसके बद्र भाई अगर पैराथाइरॉइड हार्मोन रिजॉर्प्शन करता है तो जाहिर बात है यहाँ पे इसकी कोई होगी ना कनेक्शन ओस्टियोक्लास्ट पे, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, नहीं होता। आपके पास पैराथाइरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर ओस्टियोक्लास्ट पे नहीं होते, मैंने इसलिए पूछा ताकि याद रहे आइंदा, ठीक है। तो आपके पास पैराथाइरॉइड हार्मोन ग्रीन कलर से मैं बना देता हूँ, आपके पास ये बना देता हूँ पीटीएच, पैराथाइरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है ना, लेकिन आपके पास जो इसकी बोन फॉर्मेशन वाला इफेक्ट है ना, बोन फॉर्मेशन जब डिसकंटिन्यूस मैनर में हम देंगे तो ये आपके पास इसको एक्टिवेट करेगा, ओपीजी को, बोन मैट्रिक्स बने। ओपीजी जब एक्टिवेट होगा तो रैंक एल और एमसीएसएफ को इनहिबिट करता है। बात समझ पाए या नहीं, पीटीएच उधर ही लगेगा जो आगे पहले, पीटीएच आपके पास यही लगेगा, ठीक हो गया। अगर हम इसको एक्सेस में दे रहे हैं, इसके रिसेप्टर को एक्सेस में हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पैराथाइरॉइड इसकी बजाय इन दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। तो आपके पास ये क्या करवाएगा, फिर इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट होंगे तो इनडायरेक्टली ये रैंक पे जाके अपना एक्ट करेंगे और आपके पास ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन होगी। दोबारा से हम बात करते हैं कि पैराथाइरॉइड हार्मोन का सिंगल काम ये है कि ये बोन को तोड़ता है, ठीक हो गया। लेकिन आपके पास अगर हम इसको यूटिलाइज करने का मैनर चेंज कर दें, ठीक है, या डोजेज चेंज कर दें, ठीक है, तो फिर हम इसका जो इफेक्ट है उसको
अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम डिसकंटिन्यूस मैनर में दें इसको, फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फॉर्मेशन और दूसरा उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो किस तरह से है कि आपके पास रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट पे होते हैं। पैराथायरॉइड के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट पे होंगे, और आपके पास जब हमने उसको डिसकंटिन्यूस मैनर में दिया तो वो ओपीजी को, आपके पास जो रिसेप्टर हैं, जो सेल होती हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे, और वो नेक्स्ट रैंक एल और एमसीएसएफ को। तो आपके पास डिसकंटिन्यूस मैनर में ये हमारे पास ओपीजी को स्टिमुलेट करता है, और अगर हम इसको कंटिन्यूस मैनर में देंगे तो कंटिन्यूस मैनर में ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। अब आखिरी बात रह गई है कि जब आपकी बॉडी में ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है, ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो पहले ईस्ट्रोजन की बात कर लें, बाद में वो करेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन करनी पहले। ईस्ट्रोजन के दो इफेक्ट हैं। एक तो हमारे पास ये बोन की डेपोजिशन करवाता है, मतलब फॉर्मेशन करवाता है, मिनरलाइजेशन करता है ईस्ट्रोजन। ठीक हो गया। लेकिन इसका सेम इफेक्ट वही है कि ये हमारे पास किस तरह से बोन की फॉर्मेशन करता है। ईस्ट्रोजन आपके पास ओपीजी को जाके स्टिमुलेट कर देता है। ठीक हो गया। तो इसके साथ हम लिख देते हैं कि ओपीजी। ओके, इसका इफेक्ट है ओपीजी के ऊपर। ओपीजी को जाके स्टिमुलेट करेगा तो रैंक एल और आपके पास एमसीएसएफ जो होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे। दूसरा आपके पास ईस्ट्रोजन का ये काम है, इसी वजह से जब ईस्ट्रोजन नहीं होता तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है? क्योंकि ओपीजी को स्टिमुलेट नहीं कर पाता। हाँ, ओपीजी का काम खत्म हो गया तो पीछे क्या बच गया? रैंक एल और एमसीएसएफ, और वो क्या करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन, वो ऑस्टियोक्लास्ट की रिजॉर्प्शन करवा उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। तो इसी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल, यहाँ पे ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ, ट्राईओल। ठीक है, तो ट्राई से आपने एक चीज याद रखनी है, ये ट्राई, यहाँ पे हमने डाई लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? 1। ठीक हो गया। तो हमारे पास जब 3 बंदे होंगे, 3 बंदे कम होंगे, मियाँ बीवी और बच्चा, तो ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक हो गया। एस्ट्रोजन जब हमारे पास वो जो हमने कहा था सीजी, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास खत्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटेम खत्म हो जाता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो उस दौरान जो हमारे पास प्लेसेंटा से जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है वो होता है ईस्ट्रायोल। डाइयोल जो हमारे पास होता है ये ड्यूरिंग हमारे पास सिर्फ मियां बीवी। ठीक हो गया, सिर्फ मियाँ बीवी वाली कंडीशन में हमारे पास होगा। मतलब कि ये कब कहाँ से रिलीज होता है हमारे पास? वो कौन से ओवरी के थीका और ग्रेनुलोजा सेल होते हैं ना, तो वहां से ग्रेनुलोजा सेल से जो बनता है। ठीक हो गया। तो ईस्ट्रायोन ये कौन सी कंडीशन है? सिर्फ 1 है कि जब नहीं मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज होता है ना। दोबारा बात बताओ। ईस्ट्राडायोल प्लेसेंटा, ट्रायोल प्लेसेंटा। ठीक है। ईस्ट्राडायोल जो है ये हमारे पास ओवरीज, ठीक है, ओवरीज, ठीक है, और 1 वाला एडिपोज टिश्यू। 1 एक ही है ना, वो उसके साथ फैमिली मतलब नहीं होती ना, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता उस दौरान। ये पोस्ट मेनोपॉजल। तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, लेकिन कौन से एडिपोज टिश्यू का? लेकिन हमारे पास हमें कौन सा ईस्ट्रोजन चाहिए था? ईस्ट्राडायोल, जिसका क्या इफेक्ट था? जिसका ओपीजी को स्टिमुलेट करता है। हाँ, ठीक हो गया। तो इस वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ठीक हो गया, लेकिन आप इधर ही हो जाता है। अच्छा जी, ओपीजी और ओस्टियोपोरोसिस की बात होगी। ओस्टियोपोरोसिस के बाद ये भी हमने कर लिया कि कैसे होता है। बस यही है आपके पास। तो ये किस तरह से बोन की डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है ईस्ट्रोजन, कि ईस्ट्रोजन आपके पास ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोकता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोकता है ओपीजी को एक्टिवेट करके। इस कंडीशन में वो आपके पास बोन की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। आखिरी बात हमारे पास क्या रह गई है? एक और बात है कि जब प्यूबर्टी होगी तो प्यूबर्टी के दौरान जो एपिफिजियल प्लेट आपके पास डिसअपेयर होती है, ठीक है, डिसअपेयर होने के बाद वो क्या बन जाती है? लाइन। तो आपके पास ये ईस्ट्रोजन ही एपिफिजियल प्लेट की आपके पास डिसअपेयरेंस करवाता है, वो खत्म हो जाती है। होता है एडिपोज टिश्यू, सिर्फ वही बनाता है, एडिपोज टिश्यू से बनता है ये। ठीक हो गया। ये फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ईस्ट्रोजन वाले, लेकिन वो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं कि ये ईस्ट्रोजन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर मेंटेन करने की कोशिश करता है ना, तो बाज औकात पोस्ट मेनोपॉजल
कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। कौन से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कौन से ईस्ट्रायोन। थर्ड वन। हाँ, ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये बाल की फॉर्मेशन में भी हमें आती है। वहां भी होगा, लेकिन हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब कैंसर होता है ना, तो कैंसर में ईस्ट्रोजन तो नहीं है, तो फिर आपके पास कैसे ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कर रहा होता है, ऐसे ही ठीक हो गया। तो आपके पास जब बॉडी सेंस करती है ईस्ट्रोजन नहीं है, तो एडिपोज टिश्यू सारा एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके पास वही काम करेगा, उसके रिसेप्टर पे जाके लगेगा, तो आपके पास कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा, ये बात कर रहे हैं, एक आखिरी बात रह गई है आपके पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ये ओस्टियोब्लास्ट जब मोर एक्टिवेट होंगे ना, तो ये किस तरह से पता चलेगा? नहीं, हमें पता चलेगा, हम सेंस करेंगे। कुछ ऐसी डिजीजेज है ना जिसमें इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके पास जो एंजाइम है वो ज्यादा होगा, ALP, ठीक है। उसके अलावा आपके पास दूसरा एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइप 1 प्रोकोलेजन। टाइप 1 प्रोकोलेजन, ये आपके पास दो एंजाइम होते हैं। प्रोकोलेजन बेसिकली आपके पास ये प्रोडक्ट बनती है 3 अल्फा चेन कम आपके पास मिक्सचर होता है जो कि नेक्स्ट कोलेजन बनाता है, ठीक है। टाइप 1 प्रोकोलेजन और ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन दोनों की आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज मिलेगी, ठीक हो गया। ये बातें हैं। और एक और बात है आपके पास, ये इनकी क्वांटिटी कब होगी जब ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिवेट है, हमें फैटी डिजीज में ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिवेट होता है। हाँ, ठीक हो गया, वो ज्यादा, मतलब कुछ ऐसी डिजीज होंगी, मैं वो बता रहा हूँ कि जिधर ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिवेट होंगे, होता ऐसे है कि आपके पास जो ये आपकी ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी मेंटेन होती है, बराबर चल रही होती है। ऐसे नहीं होता कि बोन फॉर्मेशन ही ज्यादा हुई जा रही है या बोन रिजॉर्प्शन भी ज्यादा हो रही है, तो ये आपके पास मेंटेन होते हैं। अगर कोई भी अपनी एक्चुअल लेवल से अपग्रेड होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास पैथोलॉजिकल कंडीशन मिलेगी। ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिवेट है तो तब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाएगा, अगर ओस्टियोक्लास्ट ओवर एक्टिवेट है तो फिर भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाएगा। अगर ओस्टियोब्लास्ट ओवर एक्टिवेट है तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड में ALP का लेवल इंक्रीज मिलेगा। अल्कलाइन, अगर ओस्टियोक्लास्ट का लेवल ज्यादा है तो H पॉजिटिव एसिडोसिस मटेरियल मिलेगा, ALP नहीं होगा, ठीक हो गया। उसमें आपके पास एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक हो गया। और एसिडिक इन्वायरमेंट को भी रिलीज करते हैं H पॉजिटिव, और कैटालेज एंजाइम को भी वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास बोन रिजॉर्प्शन होती है। इस पे हम लिख देते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया, इसमें आपके पास ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके पास H पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर रही है, और H पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके पास क्या करता है? ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे ओस्टियोकैल्सिन एक और एंजाइम होता है नियर भाई, ALP टाइप 1 प्रोकोलेजन और ओस्टियोकैल्सिन। अच्छा, एक और बात है, अल्कलाइन। जब भी आपके पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके ओस्टियोब्लास्ट के साथ ना, बहुत सी आपके पास ऐसी प्रोटीन अटैच होती हैं जो कि आपके पास अल्कलाइन इन्वायरमेंट को अल्कलाइन करती हैं। मतलब कि जब बात करने का मकसद ये है कि अगर अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा तो ओस्टियोब्लास्ट अच्छा काम करेंगे। अल्कलाइन आपके पास मीडियम क्या करता है? बोन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, हेल्प करता है, फेवर करता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट उनकी काम कर देता है, लेटिक फॉर्मेशन को तोड़ने को। मतलब कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो बोन टूटेंगी, अगर हमारे पास अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा तो बोन की फॉर्मेशन बढ़ेगी, ठीक हो गया जी। ओके, खुदा हाफिज।